पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ। को ध्यान में रखना है, इसलिए हमें रूस से ऑयल लेना चाहिए और रूस से ऑयल लेने में किसी तरीके की कोई दिक्कत फिलहाल नहीं आनी चाहिए। और अगर अमेरिका का दबाव भी पड़ता है तो उसको रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए 25 दिनों की बात की जा रही है। ये 25 दिन 50 दिन चलेंगे, 60 दिन चलेंगे, किसी को कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर चाइना जो 60% रशिया का ऑयल लेता है उस पर अमेरिका कोई दबाव नहीं डाल पाता है, तो भारत के ऊपर दबाव क्यों डालना चाहिए? और भारत क्यों ईरानियन जहाज युद्धपोत डुबो दिया गया, अमेरिकी सबमरीन के सबमरीन ने टॉर्पेडो फायर करके, उस पर जो प्रतिक्रिया उनकी यहां पर नजर आ रही थी। बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि हमारे दहलीज पर युद्ध आ चुका है, हिंद महासागर भारत का एरिया ऑफ इंफ्लुएंस माना जाता है, और वहां पर आकर अमेरिकी सबमरीन अगर किसी दूसरे देश का युद्धपोत ध्वस्त करते हैं, और जो भारत के साथ एक फ्रेंडली युद्धाभ्यास के लिए आया हुआ था, ऐसे में आपको लगता है कि भारत का चुप रहना ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका ईरान को भारत के संलग्न क्षेत्र में घुसकर मार रहा है, लेकिन मोदी जी जो कि 56 इंच के सीना का दावा कर रहे थे, चुपचाप खामोश होकर देख रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही शर्म की बात है। भारत को इस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जो अब तेल का जो व्यापार और तेल का जो आदान प्रदान होता था वो अब बाधित हो चुका है, क्योंकि अमेरिका उन जहाज़ों को उड़ा दे रहा है। दोस्तों, इससे भारत में तेल का क्राइसिस हो सकता है। तो दोस्तों, आखिर क्या होगा, मोदी सरकार क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, आज डिबेट में पत्रकार आशुतोष ने साफ साफ कहा है कि हमें रूस से तेल खरीदना शुरू कर देना चाहिए। अमेरिका से इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चीन नहीं डरा तो भारत क्यों डर रहा है। दोस्तों, इसी बात पर डिबेट चल रही है और डिबेट काफ़ी मजेदार है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन दो सवाल अभी भी कायम है प्रेम शुक्ला जी। क्या? एक तो इस पूरे घटना पर भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वो बात तो साफ नजर आती है। दूसरी एक चीज यहां पर साफ नजर आती है कि 1100 सेलर्स आज की स्थिति में जो गल्फ और हॉर्मुज में, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे, वहां पर अटके हुए हैं। 38 ऐसे इंडियन फ्लैग कमर्शियल शिप्स हैं, वो भी वहां पर खाड़ी देशों में अटके हुए हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल बंद है। घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा है वहां से निकलने के लिए। ऐसी स्थिति में भारत सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है? ये फंस गया। कोई अधिकृत बयान भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि 25 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल सप्लाई है, 25 दिन का हमारे पास ऑयल प्रोडक्ट्स का सप्लाई इस वक्त तैयार है, लेकिन उसके अलावा क्या तैयारी, उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, और कैसे लाएंगे इनको? भारत सरकार जो है भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि सामान्य भारतीय जो है इस युद्ध की जटिलता का न्यूनतम शिकार हो, और वहां से हमारे जो मालवाहक विमान, मालवाहक जो जहाज है और मालवाहक पोत जो है वो सुरक्षित बाहर निकले, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। देखिए, मुझे लगता है कि भारत को पूरी तरीके से रूस से ऑयल लेना चाहिए। हमें रूस से जो ऑयल लेने का बंद करने का जो फैसला किया, ये उचित फैसला नहीं है, और इस वक्त हमें एक इमरजेंसी प्रोविजन के तहत बात करनी चाहिए। अमेरिकन से साफ तौर पे कहना चाहिए कि भाई, जो असाधारण स्थिति थी, आज की तारीख में हमारा 50% ऑयल की जो सप्लाई जो हार्मुज के खाड़ी से होता था वो नहीं हो रहा है। हमें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, इसलिए हमें रूस से ऑयल लेना चाहिए। और रूस से ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑयल लेने में किसी तरीके की कोई दिक्कत फिलहाल नहीं आनी चाहिए। और अगर अमेरिका का दबाव भी पड़ता है तो उसको रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए 25 दिनों की बात की जा रही है। ये 25 दिन 50 दिन चलेंगे, 60 दिन चलेंगे, किसी को कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर चाइना जो 60% रशिया का ऑयल लेता है उस पर अमेरिका कोई दबाव नहीं डाल पाता है, तो भारत के ऊपर दबाव क्यों डालना चाहिए? और भारत को क्यों उस दबाव को बर्दाश्त करना चाहिए? हम तो 40% ही उसका ले रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा 35% ही ऑयल हम तो इंपोर्ट रशिया से कर रहे थे, सस्ते दाम पे हमें मिल रहा था, भारत के हित में था। तो भारत को निश्चित तौर पर रूस से ऑयल लेना चाहिए, इसमें किसी तरीके की लाग लपेट की वो नहीं है। और अगर अमेरिका को दबाव भी डालता है तो उसको हमें रजिस्टर करना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है रविंद्र सचदेव। लेकिन उसके बावजूद बार बार ये सवाल उठ रहा है, जो मैंने सोशल मीडिया पर नेता विपक्ष राहुल गांधी की जो का स्टेटमेंट था, जो मुझसे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ईरानियन जहाज युद्धपोत डुबो दिया गया, अमेरिकी सबमरीन के सबमरीन ने टॉर्पेडो फायर करके, उस पर जो प्रतिक्रिया उनकी यहां पर नजर आ रही थी। बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि हमारे दहलीज पर युद्ध आ चुका है, हिंद महासागर भारत का एरिया ऑफ इंफ्लुएंस माना जाता है, और वहां पर आकर अमेरिकी सबमरीन अगर किसी दूसरे देश का युद्धपोत ध्वस्त करते हैं, और जो भारत के साथ एक फ्रेंडली युद्धाभ्यास के लिए आया हुआ था, ऐसे में आपको लगता है कि भारत का चुप रहना ठीक है? आमतौर पर क्या कोई भी देश ऐसे मामले में प्रतिक्रिया देता है या शांति बनाए रखता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, आई मीन कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक चीज और है ना, हम कितनी जगहों में अमेरिका के साथ अपना सिर मत्था मारेंगे, राइट? कुछ चीजों को हमें आज के जो माहौल है उनमें थोड़ा साइडलाइन करके भी मैनेज करना पड़ेगा। बट मैं 3-4 क्विक पॉइंट्स कहता हूं। हम हॉर्मुज खाड़ी के बंद होने से केवल क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं साहब, गैस आती है, एलएनजी, फर्टिलाइजर में भारत की 30% जो एलएनजी हम इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में जाती है। एलएनजी की कॉस्ट बढ़ेगी, हमारी फर्टिलाइजर की, दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ेगी, वो डायरेक्टली आपकी एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस की कॉस्ट बढ़ाएगा। वो एक पूरा अलग सेगमेंट है जो हमें ध्यान करना चाहिए। बात तो सही है। दूसरी बात ये हो रहा है कि
क्या कौन कर रहा है? अभी अरामको में जो अटैक हुआ, जो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, पर टकर कार्लसन एक इन्फ्लुएंशियल जो भी कहे अमेरिका का थॉट लीडर है, वो कहता है कि अरामको पे जो अटैक है वो मोसाद ने करवाया। वी डोंट नो, ये चीजें भी हो रही हैं। तीसरी बात, ये जो कहते यूएई में जो है गल्फ क्रिकेट में होता है ना गुगली, आई थिंक ईरान ने एक तरह की यॉर्कर फेंकी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने एक्सपेक्ट करा था ठीक है ईरान रिटेलिएट करेगा अमेरिकन बेसिस पर भी, बट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा इनके सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर। और यही नहीं, अभी और सुनिए, जिसके चलते इन देशों को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये अपने को पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बना रहे थे ये देश। ओके, एआई डेटा सेंटर्स बड़े बड़े $1 बिलियन की अनाउंसमेंट हुई थी अभी एआई समिट में, 10 बिलियन डॉलर की। अब बड़े बड़े डेटा सेंटर आर लाइक सिटिंग डक्स। तो अब कौन इन्वेस्टर्स रीवैल्यूएट करेंगे दुबई को लेकर के सारा? और जहां तक बात है कि ये जो अगर इंडियन ओशन आप कह रहे थे बैकयार्ड, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो बैकयार्ड अगर वो है, तो अगर माने फ्रंट यार्ड हमारा इस तरफ है टुवर्ड्स पाकिस्तान साइड, हमारे फ्रंट यार्ड में भी एक्शन होने वाले हैं सर। वी शुड बी पेइंग एक्स्ट्रा स्पेशल अटेंशन ऑन दैट कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां क्या हो रहा है सऊदी और पाकिस्तान के बीच, क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि वो हमें लिटमस टेस्ट देगा कि इनका ये सो कॉल्ड डिफेंस पैक्ट केवल कागजी है या उसमें कोई टीथ भी है। अगर टीथ है तो देन इट्स समथिंग हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है इस पेचीदा स्थिति में किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया देना, क्योंकि इसी चीज में कहीं ना कहीं भारत भी फंसा हुआ है और पाकिस्तान भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। सिद्धार्थ, जरा भी आखिर में आपने चर्चा सुनी और कुल मिलाकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी आपने अब तक देखी हुई है। खास करके आपको लगता है, क्योंकि कई सारी तस्वीरें आ रही है, हम खास करके ग्रामीण इलाकों में हम देख रहे हैं कि लोगों में अफवाह फैल रही है कि कहीं तेल खत्म तो नहीं हो जाएगा और एलएनजी की कीमतें वैसे भी बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से 1991 में जब कुवैत पर इराक से हमला हुआ था और भारत ने एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक सिचुएशन फेस की थी, आज की स्थिति में सरकार की तरफ से इस पर कोई अधिकृत तौर पर स्टेटमेंट आना जरूरी है भारत के लोगों को इस बारे में बताने के लिए कि आखिरकार हमारे पास कितना सप्लाई है और हम किस तरीके से इसका सामना कर सकते हैं? 3 दिन से लगातार आ रही है। अब अगर भ्रम फैल रहे हैं लोगों में, और खासकर ये 1991 का कंपैरिजन बिल्कुल निराधार है। ऐसा कोई भी कंपैरिजन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। तब का भारत और आज के भारत की अर्थव्यवस्था का साइज और स्केल किसी प्रकार से भी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक शॉर्टेजेस का खतरा है, शॉर्टेजेस कभी भी किसी भी कारण हो सकती हैं। कुछ समय पहले हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज दुनिया में हो गई। सप्लाई चेन का डिसरप्शन, इस बारी तेल की सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है और कोविड के बाद लगातार दुनिया यह समझ रही है कि सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ये मान के चलूं कि हमें क्या लेसन लेना चाहिए, हमें यह लेसन लेना चाहिए कि 20-22 साल पहले भारत ने क्रूड ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का अभियान शुरू किया था। मैंगलोर जैसी जगह में और बाकी कुछ स्थानों पे जमीन के अंदर हमने क्रूड ऑयल को स्टोर करने का एक प्रोसेस शुरू किया। उस प्रोसेस का बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रकार से एक्सपेंशन होना चाहिए। जो हमारे पास क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व्स कम से कम कुछ नहीं तो 6 महीने के होने की स्थिति सही पकड़े हैं।